हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स और आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो अगर प्रथम नियम की हम बात करें तो जो प्रथम नियम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो यांत्रिक कार्य है ऊष्मा की तुल्यता का नियम है, और जो सेकंड है वो जो ऊर्जा संरक्षण का जो व्यापक नियम है यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको व्यक्त करता है। तो देखिए फर्स्ट नियम क्या कहता है कि जब यांत्रिक कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाता है तो जो किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात है वो क्या रहता है, सदैव नियत रहता है। इसे हम जूल का नियम कहते हैं। यानी कि यदि W कार्य करने पर Q ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इनका जो अनुपात है वो नियत रहता है। इसे हम जूल का नियम कहते हैं। और जहाँ J एक नियतांक है जिसे हम ऊष्मा नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 4.18 इंटू 10⁷ अर्ग अपॉन में कैलोरी, या फिर इसकी जो वैल्यू होती है J इक्वल टू 4.18 जूल अपॉन में कैलोरी। यानी कि J एक कन्वर्जन फैक्टर है। यदि दी गई Q कैलोरी के W जूल कार्य के इक्वल हो तो इसकी जो वैल्यू होती है जो W इक्वल टू होगा 4.18 Q के इक्वल। अब जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक विशेष रूप है। यानी कि ये नियम तब लागू होता है जब संपूर्ण ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाती है। कि जब किसी निकाय को हम ऊष्मा देते हैं तो ये उसके पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि ये जो नियम है वो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण के लिए नहीं बल्कि जो कार्य की विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उनमें रूपांतरण के लिए भी क्या होता है, लागू होता है। यानी कि जो ऊर्जा का रूपांतरण किस तरह से हो रहा है, कैसे कार्य से विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उनका रूपांतरण हो रहा है। अब इसका सेकंड जो पार्ट है कि ऊर्जा संरक्षण का व्यापक नियम भी इसे कहते हैं। कैसे कहते हैं कि जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त करने के लिए कई पथों का अनुदेश करता है। जैसे कि ये प्रारंभिक अवस्था I है, अंतिम अवस्था F है। तो यहाँ जो निकाय है इस पथ का अनुसरण भी कर सकता है, इस पथ का अनुसरण भी कर सकता है और इस पथ का अनुसरण भी कर सकता है। यानी कि जो I से F तक जो अवस्था प्राप्त करने के लिए ये तीन पथों का अनुसरण कर सकता है। अब जो प्रारंभिक अवस्था I है और अंतिम अवस्था F है, तो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें आवश्यक ऊष्मा डेल Q होती है तथा जो किया गया कार्य है वो W होता है, डेल W। अब जो सभी पथों के लिए जो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W है इसका मान समान प्राप्त होता है, और जो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W है ये जो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है उनके मान से हम प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि डेल्टा Q और डेल्टा W है दोनों ही पथ पर निर्भर करते हैं, जैसे तीन तरह के यहाँ पथ संभव है। लेकिन जो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W है इनका जो अंतर है, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W का जो अंतर है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो डेल्टा Q माइनस डेल्टा W है ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du उसके बराबर होता है, जिसे हम UF माइनस UI यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा है ये प्रारंभिक UI और अंतिम ये, तो उसमें परिवर्तन के इक्वल होता है, यानी UF माइनस UI। इक्वेशन इसे 2 देते हैं। अब जो ऊष्मा व जो कार्य हैं
उन दोनों का ये अंतर है यहाँ। तो इसे हम डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू लिख सकते हैं। इसे हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। यानी किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, उस निकाय को दी गई ऊष्मा और उस पर किए गए कार्य के अंतर के बराबर होती है। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। अब जो निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा है वो उसकी आंतरिक स्थिति ऊर्जा यूपी, उसकी आंतरिक गतिज ऊर्जा यूके और जो किए गए कार्य यहाँ डेल डब्ल्यू होता है। यानी कि आंतरिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों में परिवर्तन के बराबर होती है। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी होता है। यानी कि जब हम किसी निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा देते हैं तो इसका कुछ भाग तो निकाय का ताप या फिर इसकी जो आंतरिक गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि करने में काम आता है। इसके अलावा कुछ भाग इसका जो इसके आंतरिक बलों के विरुद्ध कार्य करने में काम आता है, तथा कुछ जो आंतरिक स्थिति ऊर्जा है उसे बढ़ाने में काम में आता है, तथा जो शेष भाग है वो बाह्य बलों के विरुद्ध कार्य करने में काम आता है। यानी कि डेल्टा क्यू हो जाती है डेल्टा यूपी प्लस डी यूके प्लस डी डब्ल्यू। अब जो प्रथम नियम है इसके कुछ महत्वपूर्ण अभिग्रहित होते हैं कि जो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मागतिक निकाय में जो ऊर्जा संरक्षण होता है, इसीलिए इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसके अलावा ऊष्मागतिक अवस्थाओं को नई चर राशि आंतरिक ऊर्जा में व्यक्त भी कर सकते हैं। इस नियम की कुछ कमियां भी हैं कि ये जो निकाय में होने वाले परिवर्तन की दिशा और परिस्थितियां जिनमें ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन हो रहा है उनका बोध नहीं कराता है। इसके अलावा कि ऊष्मा की कितनी मात्रा उपयोगी कार्य में परिवर्तन हो सकता है, कि हमने जो ऊष्मा की जो मात्रा दी है वो कितनी कार्य करने में काम आएगी, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। फर्स्ट जो नियम है उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जैसे ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप को परिभाषित करता था, उसी तरह जो ये नियम है आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। इसके अलावा यह नियम ऊष्मा एवं ऊर्जा के अन्य रूपों में सही संबंध को स्थापित करता है। थर्ड अगर मैं बात करूँ, यह नियम कि किसी रूप में ऊर्जा प्रयोग करने पर ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है और ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किए बिना कार्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी कि कार्य हमें तभी प्राप्त होगा जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसका रूपांतरण संभव है और जब हम रूपांतरण करेंगे तो हमें कार्य की प्राप्ति होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।